खुश रहे वरदा भाभी। आपने अपने हिस्से के बहुत दुख सह लिए, अब और नहीं। वो दरवाजा खोलकर रुका और फिर वापस मुड़कर संजीदगी से बोला, वैसे मैंने रात को देखा था, भाई जी कुछ चोरों की तरह आपके कमरे से निकल रहे थे, लेकिन मैंने पकड़ लिया चोर को। होगा बेहतरीन सीक्रेट एजेंट, लेकिन चोर किसी काम का नहीं, अनाड़ी है बिल्कुल। वो शरारत से कहता वर्दा को हैरान करके बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए? करमशाह जमाई लेते हुए, जी आ गया। क्या बात है, तुम रात को ठीक से सोए नहीं? जी भाई जी, बस ऐसा ही है। अच्छा भाई जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ भाई जी। मुझे रात ना कुछ गड़बड़ महसूस हुई 2-3 दफा। मैं सोच रहा हूँ सीसीटीवी कैमरे चेक करूँ आज। क, 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 क्यों? कैमरे क्यों चेक करने हैं? मुझे लगा जैसे कोई चोर दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ है और फिर वो बहुत देर के बाद, मतलब 3-4 घंटे बाद बाहर निकला है। कबीर शाह ने बेचैनी से पहलू बदला। नहीं करम, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है। इतनी सिक्योरिटी के होते कोई भी नहीं आ सकता। जी जी, वही तो चेक करना है आज। कबीर शाह को वो हैरान करके बाहर निकल गया। चौथा गिलास पानी का पीते कबीर शाह आखिर थक हार कर ऑफिस की कुर्सी से उठ गया। वो घर जाना चाहता था, वो जल्दी से जल्दी ऑफिस से निकला था। भाई जी कहाँ जा रहे हैं आप? करमशाह ने उसे पीछे से पकड़ कर कहा। वो मम्मा, मेरी तबीयत खराब है, घर जा रहा हूँ, सब तुम सब देख लेना। जी जी, आप आराम से जाए। वो मुस्कुराता अंदर चला गया। जो भी काम हो वो कर लीजिएगा। वापस मुड़ते वो टोक कर आ गया था। परेशानी से कबीर शाह जल्दी घर पहुंचा और पहला काम सिक्योरिटी कैमरा क्लियर करने का किया। फिर वो कुछ सुकून में हुआ और अंदर की तरफ बढ़ा। दिल दर शीशा साफ ते नहीं है ना, तो फिर कितना माफ ते नहीं ना। तू क्यों हिजर सजावाल देवे, तेरे हक इंसाफ ते नहीं ना। कुटिया जिन दी आदत पाके दुख होंदा, इंसाफ ते नहीं ना। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सामने से आती वर्दा पे पड़ी। आज पूरे 4 महीने के बाद वो उसे यूं जागते में अपने सामने देख रहा था। वर्दा की नजर भी सामने से आते कबीर शाह पर पड़ी तो वो बौखला गई, जबकि कबीर शाह तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वर्दा को तो जब से करम शाह ने बताया था कि रात को कबीर शाह को कमरे से निकलते देखा है, तो वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने जैसे ही कबीर शाह को देखा तो वापस कमरे में भाग गई। कबीर शाह की धड़कन तेज हुई थी, लेकिन उसके यूं वापस भाग कर जाने से उसे बुरा लगा था। वो रुक भी तो सकती थी, पूछ भी तो सकती थी, मेरे करीब भी तो आ सकती थी। वो बस सोच के रह गया और अपने कमरे में चला गया। उसकी तबीयत वाकई ही खराब लग रही थी। भाई जी क्या मैं आ जाऊं? इरम ने मुंह अंदर करके पूछा। आ जाओ, कहता वो उठकर बैठ गया। चाय भाई जी? शुक्रिया, कहता वो चाय पीने लगा, जबकि इरम सामने सोफे पर बैठ गई। मैंने तुम्हारी तरफ से सैलरी भेज दी है और मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर अपने घर में लाओ। 6 महीने होने वाले हैं और साथ शादी के मुतालिक भी बता दो ताकि वो शिरकत कर सके। भाई जी अपने खुदगर्ज भी हो सकते हैं, मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि इरम तुम्हें हमें बहुत याद आ रही हो। जब भी फोन किया यही कहते पैसे कब भेजूंगी। आपा की शादी होगी और बाकी 2 बहनों की भी है जुम्मा को, लेकिन किसी ने कहा ही नहीं कि इरम तुम भी आ जाओ। कबीर शाह ने हाथ उसके सर पर रखा तो वो मुस्कुरा दी। आंसू साफ करते उसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से बोली, मुझे नहीं मालूम भाई जी, मैंने जिंदगी में कौन सी नेकी की है जो मुझे आप मिल गए, वरना तो न जाने इस वक्त कहाँ और किस हाल में होती। नहीं ऐसा नहीं, अल्लाह पाक ने सब लिख रखा है। जो खुद नेक हो उनको वो रुसवा नहीं करता, बेशक। वो मोहब्बत से बोली। ये लो, कबीर शाह ने एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा। ये क्या है? ये तुम्हारी शादी की तैयारी के लिए है। अपनी भाभी को साथ ले जाओ और जो जो लेना है ले लो। वो प्यार से बोला। इसकी जरूरत नहीं है भाई जी, आप तो पहले ही इतने सारे पैसे घर भेज चुके हैं।
ये तो एक बड़े भाई अपनी बहन को दे रहा है, तो इनकार मत करो, लेकर भाग जाओ। वो शरारत से बोला तो इरम खिलखिला के हंसी। खुश रहो, उसने दिल से दुआ की। भाई जी एक बात करूं? बोलो। वो आपका इंतजार करती है सारा दिन। कौन? कबीर शाह ने हैरानगी से पूछा। वही जो आपको रात रात भर सोने नहीं देती। कबीर शाह को शदीद खांसी आ गई। मैं तो पूरी रात अच्छे से सोता हूँ। नहीं भाई जी, आप बस 4 या 5 घंटे सोते हैं और ये अच्छी बात नहीं, कहती वो मुस्कुराती कमरे से चली गई। जबकि कबीर शाह तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो क्या वो पकड़ा जा चुका है? नहीं, वो तो सबके सो जाने के बाद। नहीं नहीं, मैं तो कभी भी रात को कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने खुद को तसल्ली दी और स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। वो खुद को थोड़ा वक्त देना चाहता था ताकि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ये क्या? वरदा ने खौफ से आंखें बड़ी बड़ी करके कबीर शाह को देखा। वो तो सो चुका था, इरम ने बताया था। दर 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 दरवाजा बोलते हैं, कबीर शाह ने वरदा को हकलाते देखकर कहा। वो सामने थी, पहले ही दिन की तरह डरी सहमी हुई। लेकिन आज वो गुस्सा नहीं था जो पहले दिन था। हाँ, वरदा का भी क्या कसूर था? ये सब तो किस्मत में लिखा था और होकर रहना था। लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। क्यों लॉक किया? वो गुस्से से या शर्म से लाल हो चुकी थी। क्योंकि ये मेरा स्टडी रूम है और यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। मम्मा मैं सफाई करने आई थी। तो करो, वो गुस्से से कहता कोई किताब निकालने लगा। लॉक खोले, मुझे जाना है। मैं मुलाजिम नहीं हूँ, कहता वो किताब लेकर सोफे पे बैठ गया। वो अभी भी वहीं खड़ी थी। कबीर शाह ने उसे पूरा इग्नोर किया था, जबकि ये मुश्किल तरीन काम था उसके लिए। थोड़ी देर के बाद वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं खुल रहा था। वो बड़े मजे से उसके दरवाजा खोलने के इकदामात देख रहा था। नहीं खुल रहा, ये नहीं खुल रहा। वो रोने वाली हो गई थी। तो मैं क्या करूं? अपना काम करो और मुझे बुलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। इश्क में लोग कमजोर और डरपोक हो जाते, मैंने तो ये सुना ही था। लेकिन वो आज डर ही रही थी, कमजोर पड़ रही थी। लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया था, तो वो क्यों माफिया मांगे? उनका भी कसूर था, मुझे बताना चाहिए था। वो सोचती फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। कबीर शाह तो बस पागलों की तरह उसे देख रहा था। वो जानता था कि ये कार्ड लॉक डोर है, तो जो इससे क्या किसी और से भी नहीं खुलेगा। खबरदार जो मुझे बुलाने की कोशिश की, वो गुस्से से चिल्लाया तो वरदा का भी पारा हाई हो गया। समझती क्या हो खुद को? मैं क्यों बुलाऊंगी? मैं वरदा हूँ कोई? इतनी देर में ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो रोने लगी। वो दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही बाहर करम शाह की आवाज सुनाई दी। यहाँ तो कबीर शाह की सिट्टी गुम हुई। वो फौरन उसे सोफे से उठाया था, पर्दा के मुंह पर हाथ रख के उसकी आवाज को बंद कर किया था। चुप, बिल्कुल चुप, वो हल्की आवाज में बोला। करम क्यों आ गया इस वक्त? वो परेशानी से बोल रहा था। जब उसे वो ये कहता सुनाई दिया, मैं सिक्योरिटी रूम में हूँ, जो चाय भिजवा दो। कबीर शाह ने फौरन उसे दरवाजा खोला और अपने कमरे में चला गया। वो करम शाह से ऐसे डर रहा था जैसे वो उसका बाप हो। वरदा के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। मैं पागल हूँ, कुछ भी नहीं है उनके दिल में मेरे लिए। वो सब कुछ छोड़ के बाहर निकल गई। कबीर शाह तो कमरे के चक्कर लगा लगा कर थक चुका था जब उसका दरवाजा बजा। साहब खाना तैयार है, आ जाए। अच्छा, कहता वो बाहर निकल गया। खाने की मेज पर करम शाह को देखते उसने बनावटी अंदाज में पूछा, कब तक वापस ऑफिस जा रहे हो? बस भाई जी, थोड़ी देर तक निकलता हूँ, थोड़ी रिकॉर्डिंग देख लूं। तुम पागल हो जो यूं ऑफिस का काम छोड़कर ये फिजूल काम कर रहे हो? मैं घर ही तो हूँ, मैं देख लेता हूँ, तुम जाओ ऑफिस। वो गुस्से से बोला तो करम शाह बस जी भाई ही बोल पाया। रज्जू, वर्दा भाभी को भी बुला लाओ। कबीर शाह ने गुस्से से देखा लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वर्दा को आज 4 महीने के बाद सबके साथ खाना खाने के लिए बुलाया गया था। वो इनकार कर देती, लेकिन कबीर शाह को भी बताना था कि उसे परवाह नहीं है उसकी। वो आराम से चलती आकर टेबल पर बैठ गई थी। कबीर शाह के अलावा सबके साथ ही खाना खाती थी।
कबीर शाह का निवाला तो हलक में ही अटक गया था। ऐसी खांसी लगी कि बस। करम शाह ने बहुत कमर सहलाई, लेकिन नहीं। आखिर वरदा को उठना ही पड़ा और फिर चटाक की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। वरदा ने पूरे जोर से रख कर थप्पड़ रसीद किया कबीर शाह की कमर पे। तो चटाक की आवाज के साथ ही कबीर शाह की खांसी गायब हो गई और उसने हैरत से वरदा की तरफ सर घुमा कर देखा। जब भी वरदा ने भी सबको देखा, करम शाह, इरम, रज्जो और कबीर शाह सभी हैरानगी से देख रहे थे कि छटांग भर की लड़की ने कबीर शाह को ऐसे रख के चमाट लगाया, वो खांसी का दौरा ही भूल गए। वो देखा, ठीक हो गए। वरदा ने अपने दांतों की नुमाइश की तो करम शाह के लिए हंसी दबाना मुश्किल हो गया, जबकि कबीर शाह को अभी तक जलन महसूस हो रही थी। यूं लगता था जैसे किसी हिटलर ने मारा हो, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। वरदा भी आराम से आके नाश्ता करने लगी थी, क्योंकि अब कबीर शाह को खांसी का दौरा दोबारा नहीं पड़ना था। इस चमाट का बदला मैंने सुध समेत ना लिया तो कहना वरदा कबीर शाह, उसने सोचा और खाने में मसरूफ हो गया। उसको तो ये समझ ही नहीं आ रही थी इसके साथ हुआ क्या है। खाने से फारिग होकर कबीर शाह फौरन ही कमरे में चला गया, जबकि वो तीनों हॉल में बैठ गए थे। मैं भाई जी से मिल लूं जरा, कहता वो अंदर चला गया, जबकि वरदा और ईरन शॉपिंग पर जाने की तैयारी करने लगी। भाई जी, मैं आ जाऊं? हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। करम शाह को देखकर कबीर शाह का रंग ही उड़ गया था। भाई जी, मैं जानना चाहता हूँ वो सब कुछ जिसकी वजह से एक सगी माँ और बाप ने अपनी औलाद को अपनाने से इनकार कर दिया। करम, क्यों जख्म ताजा करते हो? वो दुख से बोला। मैं चाहता हूँ आप मुझे उस औरत से मिलाएं। मैं पूछना चाहता हूँ उससे कि मेरे क्या मेरे साथ ऐसा क्यों किया। करम श्याम, मैं चाहता हूँ तुम उस औरत से कभी ना मिलो, वो इस काबिल नहीं है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिली। गाड़ी जो वो लेकर गई थी वो अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई है, लेकिन तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं। मेरी माँ नहीं ना कहे आप उसे, करमशाह तड़प कर बोला। मैंने आज तक उसे कभी भी लकब से नहीं पुकारा। हिना बेगम कहा, जब भी कहा। आप अभी भी कह सकते हैं। तो आओ तुम्हें वहां से बताना शुरू करता हूँ जहां वो मेरे और तुम्हारे बाप जलाल शाह को मिली थी। मुझे ये सब उसने खुद बताया था, उस उम्र में जब बच्चा ये सब नहीं सुन सकता। वो मुझे ये बताना चाहती थी कि मेरे उसके शौहर की जिंदगी में कोई औकात नहीं, और वो कितनी मोहब्बत करते हैं उससे। और ये सच भी साबित हुआ था, क्योंकि वो मेरी माँ के मरने के तीसरे दिन मेरी माँ के बेडरूम में थी, और उसके आने के बाद मेरे बाप ने कभी मेरे लिए एक लफ्ज नहीं बोला। जलाल शाह की गाड़ी इशारे पर आकर रुकी तो भिखारियों की लाइन लग गई। सभी चाहते थे कि उन्हें इस बड़ी गाड़ी वाले सेठ से पैसे मिले। जलाल शाह तो मिडिल क्लास का आम सा इंसान था। उसकी जिंदगी तो मेरी माँ ने बदल दी। किस्मत का चमकना इसे ही कहते हैं। नाना जमींदार थे और अमीर कबीर, लेकिन मामा उनकी वाहिद औलाद थी। पढ़ने लिखने के शौक ने मामा को कराची पहुंचा दिया। नाना करीम बख्श के पास बहुत दौलत थी, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था अपनी इकलौती औलाद की ख्वाहिश पूरी करना। एक फ्लैट कराची में ले लिया। जब भी यहाँ आते दोनों बाप बेटी वहीं रहते। एक रोज मामा का टकराव जलाल शाह से हो गया, वो उन्हें वो पसंद आ गए। मेरी मामा का नाम हुमा था। घर जाकर नाना को बता दिया कि उन्हें आज यूनिवर्सिटी में लड़का पसंद आ गया है। नाना भी बड़े दिल के मालिक, फौरन से बंदे भेजकर बुलवा लिया। पता चला वो तो बस खाली हाथ है, कुछ नहीं पास। नाना ने कहा, मेरी बेटी से शादी कर लो, जो चाहे मिल जाएगा। जलाल शराब को भला और क्या चाहिए था। उन दिनों में नाना ने कराची में एक बंगला ले दिया, एक छोटा सा कारोबार सेट कर दिया। जब तक वो मामा से मिले वो अमीर इंसान बन चुके थे, जिस पर नाना को कोई एतराज नहीं था। और फिर शादी के बाद मामा यहाँ आ गई नवाब शाह से। जलाल शाह ने मेरी माँ मामा को खुश रखा। फिर मैं पैदा हो गया तो जिंदगी मुकम्मल हो गई। लेकिन भूचाल तब आया जब मेरी मामा को अचानक ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा ज्यादा वक्त नहीं। मैं 14 साल का था, मामा को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। लेकिन वो बहुत रोती मेरे लिए। जलाल शाह ख्याल रखते थे, परेशान थे। नाना आए थे हॉस्पिटल, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की हालत बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वापस चले गए।
गाड़ी के इर्द-गिर्द मौजूद भिखारियों में एक औरत भी थी जो बहुत खूबसूरत थी। जलाल शाह ने उस औरत को देखा तो सोए जज़्बात ने उन्हें इस भिखारन के पास बुलाने पे मजबूर कर दी। सुनो, मेरे साथ चलोगी? वो भिखारन मुस्कुराकर बोली, क्या दोगे? जो तुम कहो, 10,000। मंजूर है, कहती वो गाड़ी में सवार हो गई। बदबू की बबूके उठ रहे थे जब ड्राइवर को वापस जाने का हुक्म देते वो खुद ड्राइव करने लगे। रास्ते में ही वो उसके औरत के लिए जरूरत का सामान खरीद चुके थे। जो फ्लैट मेरे नाना का था वो भी जलाल शाह को मिल गया था, वो उसे वहीं ले गए। जाओ नहा के तैयार हो जाओ, और ये रहे तुम्हारा सामान। वो नहाकर निकली और तैयार होने लगी। जब जलाल शाह वापस आए तो हैरान रह गए, क्योंकि वो तो कहीं से भी भिखारन नहीं लग रही थी। उस दिन पहली दफा जलाल शाह ने मेरी मामा के साथ खयानत की। मामा दिन ब दिन मजीद बीमार होती गई और जलाल शाह का घराना महदूद से महदूद होता गया। अम्मा तो ये समझती थी कि वो मामा के पास होते, लेकिन वो तो बस मामा के पास चंद घड़ियां गुजार कर उस औरत की आगोश में चले जाते थे जो कि उन्होंने रखेल बनाकर रखी थी। फिर मामा की डेथ हो गई और वो औरत तीसरे रोज मेरी मामा के बेडरूम में आ गई। नाना यही थे, उस रोज बहुत रोए, बहुत तड़पे, और फिर वो ये कभी यहाँ वापस नहीं आए, ना वो सारी दौलत वापस मांगी जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए दी थी। हिना बेगम ने यहाँ आते ही सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। जलाल शाह तो पहले ही उसकी मुट्ठी में थे, अम्मा की भी कोई वैल्यू नहीं रही। हम दोनों एक दूसरे के हो गए, जबकि वो दोनों एक दूसरे के। शादी के कुछ ही दिन बाद मैंने उनकी बात सुन ली। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, मतलब मेरे बाप और हिना बेगम के ताल्लुक 8 से 9 महीना पुराना था, और मेरी माँ की बीमारियां के दौरान 10 महीने और 22 दिन था। मेरा बाप 2 महीना भी वफा ना कर सका। वो दोनों ये बच्चा नहीं चाहते थे कि लोग क्या कहेंगे। फिर उन्होंने प्लान किया कि बच्चा पैदा होते ही नर्स को बोलकर मरवा देंगे और वहीं फेंक देंगे। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, और फिर मैं उसका पहरा देने लगा। वो जब भी कहीं जाती मैं पीछे जाता, हॉस्पिटल का पता किया, डॉक्टर नर्स का पता लगाया, और उनको मुंह मांगे पैसे दिए कि वो बच्चे को कुछ ना करे, मुझे दे दे, और इन दोनों को कह दे मार के फेंक दिया। नफरत हो गई मुझे उन दोनों से। फिर वो तूफानी रात भी आ गई। वो दोनों बाहर निकले तो मैं भी निकलने लगा, लेकिन रफीक बाबा ने मुझे अकेले नहीं जाने दिया। वो मेरी मामा के बहुत वफादार थे। और फिर मैंने तूफानी रात में 4 घंटे इंतजार किया, और फिर वो नर्स मुझे एक बच्चा पकड़ाकर वापस भाग गई और अपना पैकेट ले गई। हमें रफीक बाबा अपने घर ले गए। वहीं मैंने वरदा को देखा और मोहब्बत कर बैठा। 3 दिन रहे हम वहाँ। बहुत ख्याल रखा उन्होंने। और फिर मैं तुम्हें नवाबशाह ले गया, वसाई की गोद में डालकर वास्ता दिया कि तुम्हारा ख्याल रखे, और उन्होंने रखा भी। फिर अक्सर मैं तुम्हारे पास चला जाता, तुमसे प्यार ही बहुत बहुत था। हिना बेगम ने मुझे आवारा, बदमाश, लोफर, गुंडा, पता नहीं क्या क्या लक़ब दे दिए, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता था। अम्मा को भी बहुत सालों के बाद बताया था, क्योंकि उन्होंने कसम दी थी। पैसों की कमी मुझे कमी नहीं थी जो मैं जलाल शाह से मांगता, क्योंकि नाना सब कुछ मुझे दे गए थे, और उनका ख्याल फजल के बाप ने रखा था। बहुत ईमानदार लोग थे। कबीर शाह ने बात मुकम्मल की तो करम शाह रो रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठा कबीर शाह के गले लग गया। कबीर शाह ने उसे रोने दिया था। काफी देर के बाद, ये नहीं पूछोगे वर्दा से निकाह कैसे हुआ और क्यों? बताए क्यों? वो मुस्कुराया। रफीक बाबा बीमार हो गए। मैंने कहा था जिंदगी में जब भी मेरी जरूरत हुई मैं हाजिर हो जाऊंगा, और उन्हें मेरी जरूरत पड़ी तो वो हॉस्पिटल में थे, बीमार थे, अपनी बेटी के लिए रो रहे थे। लेकिन मैं तो नवाबशाह था, क्योंकि तुम्हें बुखार था तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आ सकता था। लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी और फोन पे ही निकाह कर लिया। इस वक्त फोन आम नहीं थे। मेरे पास मोबाइल था, लेकिन उनके हमसाये में फोन लगा हुआ था। वही हमारा निकाह हो गया। फिर जब तुम ठीक हो गए तब मैं गया लाहौर और निकाहनामा बनवा कर लाया। आप वर्दा से मिले थे? करमशाह ने प्यार से मेरे पूछा। कबीर शाह के चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ गई। हाँ मिला था, रफीक बाबा ने उसे नींद की गोली देकर सुला दिया था। छोटी सी थी, 10-11 साल की। वो प्यार भरे लहजे में बोला,
मैंने देखा सो रही थी गहरी नींद में। मैंने थोड़ा सा प्यार किया तो नींद में ही बोली, अब्बा मुझे तंग ना करो, सोने दो। मैं तो बड़ी मुश्किल से कह कहा रोक पाया कि जाग ही ना जाए। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोल रहा था जब करमशाह शरारत से बोला, और फिर क्या किया? कबीर शाह गहरी सोच से बाहर निकला और फिर उल्टे हाथ की एक लगाई करमशाह को जो उसे तंग कर रहा था। आप जाते थे मिलने? हाँ, बहुत दफा गया, लेकिन कभी भी जागते में नहीं मिला। हमेशा ही वो सो रही होती और मैं प्यार करते वापस आ जाता। अम्मा जी को बताया था 6-7 साल बाद, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि जब तक 15 साल नहीं गुजर जाते मैं तब तक किसी को भी ना बताऊं। मजबूरन बात माननी पड़ी और पूरे 15 साल पूरे होने में अभी 2 माह बाकी है। तो 2 माह में तैयारी कर लो, 15 साल पूरे होते उसे ले आए अपने कमरे में, क्योंकि दिल में तो सिर्फ वही वो है। नहीं, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, वो गुस्से से बोला। जब भी करमशाह उठा, जल्दी से उठा, उफ भूल गया, मुझे कैमरे चेक करने थे, आपने बातों में लगा लिया। जबकि यही कबीर शाह की बोलती बंद हुई थी और कबीर शाह बाहर निकल गया। हेलो, इम्तियाज। जी साहब। सारा रिकॉर्ड साफ कर दो, किसी को कुछ पद नहीं पता चलना चाहिए, वो राजदारी से बोला। लेकिन साहब, वो छोटे साहब ने सारा रिकॉर्ड निकालने को बोला है। जो बोला है वो करो, कह देना रिकॉर्ड डिलीट हो गया, आई समझ? साहब। हम्म। बंदा वो काम ही ना करे जिसे पकड़े जाने का खौफ हो। बकवास बंद कर, बताता हूँ तुझे। माफी साफ, चल बंद कर फोन। जबकि दूसरी तरफ करमशाह बमुश्किल अपनी हंसी रोक पा रहा था। चल निकाल सारा रिकॉर्ड, कहता वो मसरूफ हो गया। जू जू वो पिछली रिकॉर्डिंग देख रहा था, उस पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे कि उसके बज़ाहिर शरीफ नजर आने वाले भाईजी ने कोई एक रात भी मिस नहीं की जिस दिन दीदार यार ना किया हो। भाई जी, हद हो गई लापरवाही की। पिछले 4 महीने से कैमरे खराब है और ये गार्ड हमें बता ही नहीं रहा। इसको तो मैं आज निकाल बाहर करूंगा। क्या कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? कबीर शाह खुशी से बोला, जैसे वो किसी बड़े हादसे से बाल बाल बच गया हो। जी मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, वो गार्ड को पकड़ते हुए बोला। साहब बचाओ हमको, गार्ड चीखा तो कबीर शाह ने सिक्योरिटी रूम की तरफ दौड़ लगा दी। करमशाह गार्ड्स को नीचे गिराया, उसका गला दबोचे हुए था। छोड़ो इसको करम, कबीर शाह ने गुस्से से कहा तो उठकर खड़ा हो गया। मैं देख लूंगा सब, जाओ यहाँ से, कहता वो रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। जबकि क- करमशाह मुस्कुराकर 1000 का नोट गार्ड को पकड़ाकर बाहर निकल गया। आज तो करमशाह यूं इतरा के चल रहा था जैसे उसने कोई मार्का मारा हो। तो बिना बिना दिया ना करमशाह ने आईएसआई के सेक्रेटरी जिनको बेवकूफ, उसने अपने मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग देखते हुए कहा और अंदर चला गया। क्या आप दोनों तैयार हो? वो दोनों ही मुस्कुराती हुई आ रही थी, जैसे कह रही हो हम तैयार है, चले? जी चले, इरम ने कहा तो वो तीनों बाहर निकल गए। मेन गेट खुला होने के बावजूद वो गाड़ी में बैठा जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था। जब वो दोनों आकर पीछे बैठ गई, 1 मिनट, मैं ड्राइवर हूँ क्या आप दोनों का? नहीं नहीं नहीं, इरम ने कहा। तो एक आगे आओ। भाभी आप आगे चली जाए, इरम ने शर्माते हुए कहा। पागल हो, ये बेबियों की जगह होती, तुम जाओ। तो मजबूरन इरम को आगे आना पड़ा। करमशाह का हाथ अभी भी हॉर्न पर था। करम चलो, वरदा ने हॉर्न के शोर से तंग आकर कहा। चलते हैं भाभी, कहता वो फिर से हॉर्न पर हाथ रख गया। फिर वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। ये सब कहाँ गए हैं? कबीर शाह ने पूछा। साहब शॉपिंग करने गए, रज्जू ने बताया। तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। गाड़ी निकालो, कहता वो अंदर चला गया। जबकि 5 मिनट के बाद वो उनके पीछे था। करमशाह जानता था कि वो आएंगे, तभी तो हॉर्न बजा बजा कर उसको बताया था कि हम जा रहे हैं। रास्ते में करमशाह ने दरमियान वाले मिरर से वरदा को देखा, जो अपने ध्यान में बैठी थी, परेशान सी, मुरझाई हुई कली की तरह। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया की खुशी इकट्ठे कर दूंगा वरदा, करमशाह ने सोचा। फिर एक नजर साथ बैठी छोटी सी कंफ्यूज सी लड़की पर डाली, जिसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोहब्बत तो उस वजूद से थी
जो पीछे बैठी उसके भाई जी की मोहब्बत में पागल हो चुकी है, पोर पोर भीग चुकी है उसके इश्क में, ना हंसती है ना खुश होती है ना अपना ख्याल रखती है। कबीर बादशाह भी तो इतनी ही मोहब्बत करते हैं वरदा से। सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत में उस औरत से जलील होते रहे, अगर आज मैंने उनके लिए अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ तो मुझे कोई एतराज नहीं। वो मुस्कुराया। हाँ, जो मेरे भाई जी की खुशी वही मेरी खुशी है। फिर मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और करमशाह अपने भाई जी की मोहब्बत में खुशी खुशी ये कुर्बानी देगा। गाड़ी मॉल के बाहर आकर रुकी तो करमशाह ने जल्दी से दाएं बाएं देखा। कबीर शाह की गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। करमशाह की मुस्कुराहट गहराई हुई। अब भाई की इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं, क्योंकि मॉल की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। मेन एंट्रेंस पे 4 गार्ड्स खड़े थे और पार्किंग एरिया में भी हाई सिक्योरिटी था। करमशाह सब समझ चुका था। वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो तीनों ही एक दूसरे से हिचकिचा रहे थे। फिर करम ने ही उनकी परेशानी कम करते उन्हें कपड़ों की तरफ जाने का इशारा किया और फिर वो कपड़े देखने में मसरूफ हो गए। कबीर शाह की गाड़ी मॉल से दूर खड़ी थी, लेकिन खुद वहीं मौजूद था। शीशे से नजर आते उसके मुरझाए चेहरे को देखते उसके दिल को कुछ हुआ था। वो कपड़े देखती और वापस रख देती। जबकि इरम ने 3-4 सूट ले लिए थे। वो बाहर निकले तो कबीर शाह ने उस शॉप का रुख किया और जो कपड़े वो साथ लगा रही थी वो ले लिए। फिर वो ब्राइडल ड्रेसेस की तरफ बढ़े। इरम और करम दोनों ने वरदा की पसंद के ही जोड़े लिए थे, जबकि करम शाह के बहुत कहने पर भी उसने एक भी जोड़ा अपने लिए नहीं लिया था। वो इरम की पूरी मदद कर रही थी, लेकिन अपने लिए उठाकर देखती और वापस रख देती। करमशाह उसकी हालत से अनजान नहीं था। वो जानता था कि सामने खड़ी प्यारी सी लड़की भीग चुकी है इश्क में उसके भाई जी की। उसने बहुत कोशिश की थी कि उससे कबीर शाह नजर आ जाए, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। पार्टी वेयर हाउस में इरम और वरदा ही थी, क्योंकि इरम को ड्रेस चेक करने था। करम शाह का क्या काम, तभी वो अपने लिए शॉपिंग करने दूसरी तरफ चला गया था, क्योंकि वो जानता था उन्हें कोई खतरा नहीं, क्योंकि पहरेदार उनके साथ है। इरम भारी भरकम जोड़ा लेकर ट्रायल रूम में घुस चुकी थी और उसे इधर काफी सारा टाइम लगना था। जब कबीर शाह वहां दाखिल हुआ, लम्हे में वो वर्दा के मुंह पे हाथ रख के उसे कपड़ों के पीछे छुपा चुका था। उसके लब उसके बैक नेक पे लम्स बिखेर रहे थे। कौन हो तुम?" वर्दा तो खौफ से कांपने लगी थी, क्योंकि उसके वह तो वहम और गुमान में नहीं था कि कबीर शाह वहां आ सकता है। "तुम्हारी मौत", उसने सरगोशी की। मुझे क्यों मारना चाहते हो?" "क्योंकि तुमने कत्ल किया है।" मैंने किसका कत्ल नहीं किया?" वो रूहान सी हुई। "किसी के दिल की कातिल हो तुम। देखो, मुझे कुछ भी करने से पहले सोच लेना। मैं वरदा कबीर शाह हूँ और मेरे कबीर तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे।" वरदा ने पूरी हिम्मत से धमकी दी। "क्या कर सकता है तुम्हारा कबीर, बोलो। वो बंदा मार सकते हैं?" वरदा की इस बात पर कबीर शाह को बहुत हंसी आई थी। "तो मैं भी तो बंदा ही मार रहा हूँ। मुझे मत मारना, मेरे कबीर बहुत सख्त सजा देंगे तुम्हें।" कबीर शाह तो मर मिटा था वरदा के मेरे कबीर कहने पे। "कहाँ है तुम्हारा कबीर?" वो इधर ही है, मेरे पास।" वरदा ने उसे डराने को पूरा झूठ बोला था। "अच्छा, मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन अभी जो ड्रेस बाहर लड़की लेकर आएंगी वो पहनकर चेक कर लो, वरना मैं..." "नहीं नहीं, मैं करती हूँ", वो जल्दी से बोली। गुड गर्ल", वो कहता उसे छोड़ चुका था। "आंखें बंद करके सीधी बाहर चली जाओ, वरना..." "नहीं नहीं, मैं जाती हूँ", कहती वो फौरन आंख बंद करके जा चुकी थी। जब कबीर शाह उसके होठों पर लब रखते शिद्दत से चूम गया था। "जाओ", वो फौरन से गायब हो गई, जबकि कबीर शाह तो पागल ही हो गया था ये सुनते कि मेरे कबीर। वो मुस्कुराता बाहर निकल गया। "आप कहाँ चली गई थी?" इरम ने परेशानी से कहा। "वो मैं कहीं नहीं, यही थी, बस ये ड्रेस लेने गई थी।" उसने सामने पड़े ड्रेस को देखकर कहा, जो अभी अभी लेडी वर्कर रख के गई थी। "वाह, ये बहुत खूबसूरत है और आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आप ट्राई करें, मैं ये जरा सेट कर लूं", उसने अपना ड्रेस ठीक करते हुए कहा। वरदा खामोशी से वो भारी भरकम ड्रेस उठाकर चेंजिंग रूम में घुस गई। इरम ने अपना ड्रेस पसंद कर लिया था, वरदा का इंतजार करने लगी। वरदा तो कोई 15 मिनट लगाकर बाहर निकली, लेकिन जब निकली तो इरम को देखकर शॉक रह गई। वो तो बगैर मेकअप के भी हसीन लग रही थी। "हाय अल्लाह, वरदा भाभी, आप तो बहुत हसीन लग रही है, भाई जी तो पागल हो जाएंगे देख के।" वरदा ने खुद को आईने में देखा, फिर मुस्कुरा दी।
वो दोनों बाहर निकली तो करमशाह उन्हीं के इंतजार में थे। इतनी देर, भूख से बुरा हाल हो गया है मेरा। मैं पेमेंट करके आता हूँ, फिर कुछ खाने चलते हैं। जी ठीक, इरम ने कहा। सर, ये पिंक ड्रेस की पेमेंट हो चुकी है, लड़की ने बताया। जी, किस ड्रेस की? सर, ये वाले ड्रेस की। उसने हैरानगी से देखा और फिर ओके कहता बाहर निकल गया। सारा सामान मुलाजिम गाड़ी में रख चुका था, तो वो तीनों खाना खाने निकल गए। मुझे दो मोहब्बत करने वालों में घुसकर नहीं बैठना चाहिए, वरदा ने उन दोनों को छेड़ते हुए कहा। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं, इरम ने कहा, जबकि करमशाह तो बस वरदा को देख के रह गया। रात वो देर से घर पहुंचे तो कबीर शाह हॉल में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। इतनी देर करम? वो काफी गुस्से में लग रहा था। भाई जी, इन दो लड़कियों ने देर की है, मैंने तो नहीं की। इतने में मुलाजिम सारा सामान लाकर रख चुका था। कबीर शाह मोहब्बत से बोला था, गुड़िया दिखाओ क्या लेकर आई हो। तो वो खुशी खुशी सब दिखाने लगी, जबकि वरदा की तरफ एक दफा भी नहीं देखा, ना पूछा। ये वाला ड्रेस भाभी का है, इरम ने पिंक ड्रेस निकाल कर दिखाया। कबीर शाह ने कोई कमेंट नहीं दिया। वरदा की आंखों में आई नमी करम शाह ने बगौर देखी थी, जबकि कबीर शाह नजरअंदाज कर गया था। मैं थक चुकी हूँ, आराम करूंगी, कहते वो कमरे में चली गई, जबकि वो तीनों काफी देर तक बैठे रहे। वरदा ने एक दफा भी वो ड्रेस खोलकर नहीं देखा था। न जाने वो कौन था, बस वो सोच कर रह गई, या अल्लाह, मुझे और किसी मुसीबत में मत डालना। मैंने तेरी बनाई हुदूद में शुक्र कर लिया है। वो नफरत करते हैं मुझसे, लेकिन मैंने उस पर भी सब्र कर लिया। वो रो पड़ी थी जब आकर लेट गई। आज उसे नींद नहीं आ रही थी, वो सोच की गहराइयों में थी। सर, एक अहम बात बतानी थी, हारिस ने कहा। सुन रहा हूँ, बोलो। हाशिम की कॉल आई थी। वो क्या? वो हिना बेगम सरमद आगा के पास है। मुझे मालूम था वो घटिया औरत ऐसी ही किसी जगह से मिलेंगी। सर, वो बहुत बुरी हालत में है। मैं उसकी हालत और बुरी कर दूंगा हारिस। वो कातिल है मेरे बाप की और मेरी अम्मा की। ये दुनिया मुकाफाते अमल है सर। वो सरमद आगा के घर नहीं है। कहाँ है फिर? उसकी कोठी, जहाँ वो धंधा करवाता है। क्या? बस सर, यस सर, सरमद आगा ने उन्हें धंधे पर बिठा दिया और उन्हें दिन रात नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बहुत चीखती है, रोती है, लेकिन वो जालिम लोग, ऐसी औरत का ऐसा ही अंजाम होता है। हारिस, कोशिश करना करम शाह को पता न चले, उस इसे दुख होगा। जो भी है, आखिर वो उसकी माँ तो है। सर, क्या आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे? नहीं, मैं उसे कभी बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उन बाकी तमाम लड़कियों औरतों को बचाना है जो वहां पर लाई गई थी। खुद नहीं आई। ओके सर, कहता वो कॉल कट गया। कबीर शाह अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था, कभी इधर तो कभी इधर। फिर वो बाहर निकला पानी पीने के बहाने। उसने सारे घर का जायजा लिया, सभी सो रहे थे, कोई मुलाजिम भी नहीं जाग रहा था। तो इत्मीनान से कमरे में गया, फिर गार्ड को कॉल की कि अंदर की तरफ के कैमरा ऑफ कर दे। आराम आराम से कदम उठाता वो वर्दा के कमरे में दाखिल हुआ। तुम्हारी सबसे अच्छी आदत यह है लिटिल गर्ल कि तुम सिर्फ सिंगल कॉल लॉक लगाती हो, जो मैं 100 सेकंड में खोल सकता हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। वर्दा को मुश्किल से थोड़ी देर पहले ही नींद आई थी। रोते रोते कब वो नींद में डूबी उसे पता ही नहीं चला। हल्की रोशनी में उसकी चेहरा पीलाहट जर्द नजर आ रहा था, आंसू की लकीर भी थी चेहरे पे। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से माफ भी नहीं करता। उसके नकुश छूते हुए उस हल्का सा मुस्कुरा दिया। काश मैं बता सकता मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। क्यों किया ये सब? मेरा इंतजार करना था, क्यों सोचा निकाह का? वो तड़प गया। किसी तरह ये आग कम नहीं हो रही थी कि तुम करमशाह से शादी का फैसला कर चुकी हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे साहब से मोहब्बत करना थी, फिर क्यों किसी और का नाम का सोचा? वो आज बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसे छू रहा था, वो जाग न जाए। वो जिस दिन भूल गया, बस अब उस दिन तुम मेरी बाहों में होंगी, लेकिन इससे पहले नहीं। तुम्हें तड़पना होगा लिटिल गर्ल, जैसे कबीशा तड़प रहा है। वो उसके लबों पर झुकते आहिस्ता से चुम गया, फिर वो आराम से वापस चला गया और जैसे लॉक था वैसे ही लॉक कर दिया। हाँ, ऑन कर दो कैमरा, कहते वो बेड पर लेट चुका था, क्योंकि अब आसानी से नींद आ जानी थी। हेलो सर। हाशिम बोलो। वो ऑफिस में बैठा था जब उसकी कॉल आई थी। सर, वो सब लड़कियां वापस पहुंच चुकी है। हाशिम, किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, उन्हें किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करवा दो, जल्दी। जी सर, कहता वो फोन रख चुका था। हारिस, अंदर आओ।
यस सर, वो फौरन से अंदर आया था। वो तमाम लड़कियों को जो वापस आई है अपनी निगरानी में उनके घर तक पहुंचा दो और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड रखना अपने पास। जी सर, आप परेशान नहीं हो, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। करम, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? आपको ऐसा क्यों लगा भाई जी? तुम्हारे चेहरे पे मुझे वो खुशी क्यों नहीं नजर आ रही जो होनी चाहिए? भाई जी, आप भी हद करते। अब अगर कोई हर वक्त चाहता फिरूंगा तो आप ही बोलेंगे कि ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे तुम। वो बात को हंसी में उड़ा गया था। करम, मैं बच्चा नहीं हूँ जो मुझे तुम बहला सको, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने ये निकाह ना किया होता तो भाई जी, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच में बहुत खुश हूँ। तो दिखाओ मुझे अपनी खुशी। मुझसे पैसे मांगो, कम पड़ जाए फिर से मांगो, फिर से कम पड़ जाए तो कह दो अब हम और दे भाई जी। जो जो पसंद आता है खरीदो, इरम को साथ ले जाओ, शॉपिंग करो, घूमने जाओ, खाना खाने जाओ, उसके साथ वक्त गुजारो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। परेशान लग रहा था। मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई जी ये सब करने की। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया था। करम, जी भाई जी, मैंने आज तक वर्दा से कोई ताल्लुक नहीं बनाया, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर तुम खुश नहीं तो मैं उसे छोड़। भाई जी, ये बात आपने सोची भी कैसी? वो मेरी भाभी और हमेशा भाभी ही रहेंगी। मैं अपने भाई जी की जिंदगी की वाहिद खुशी उनसे कभी नहीं छीनना चाहूंगा। मुझे तो खुद इरम बहुत पसंद आई है। वो जो कह रहा था उसकी आंखें इस बात की तस्दीक नहीं कर रही थी। मुझे खुशी हुई है सुनकर कि तुम्हें इरम पसंद आई। कबीर शाह वाकई खुश हुआ था। भाई जी, हम्म, आप कब अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे? क्या मतलब? अब आपको वरदा भाभी को माफ कर देना चाहिए और उनको अपने कमरे में शिफ्ट कर लेना चाहिए। मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता करम। अगर आप उन्हें माफ नहीं कर सकते तो उन्हें तलाक दे दे ताकि वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सके। करम शाह, कबीर शाह गुस्से से लाल होकर चिल्लाया और उसका हाथ हवा में ही रुक गया। रुक क्यों गए भाई जी? मारे ना। मैंने आज तक आपको मारने से कभी नहीं रोका। अगर उनके नाम के साथ भी किसी का नाम बर्दाश्त नहीं तो फिर किस बात की नाराजगी? मोहब्बत में अना भी होती है। जाओ यहाँ से करम। नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ये नहीं बता देते कि रात को चुप चुप कर मिलना जायज है, लेकिन उनके सामने हार मानना जायज नहीं। मैं कब गया उससे मिलने? वो नजरें चुरा गया था। भाई जी, किससे नजरें चुरा रहे, मुझसे या खुद से? करम, मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता। किस बात की सजा दे रहे हैं आप उसे? मुझसे निकाह करने की हामी भरने के लिए? मैंने ऐसा कब कहा? कबीर शाह बरहम हुआ। मैं जानता हूँ बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है, जबकि शादी की उम्र आपकी निकली जा रही है। पता नहीं बड़ी अम्मा ने आपको 15 साल क्यों दूर रहने को कहा, जबकि आप इतने छोटे भी नहीं थे। 15-16 साल उम्र कम नहीं होती। और फिर ऊपर से और 15 साल, आपकी उम्र 35-36 साल हो चुकी है। और कितना बूढ़ा होना है आपने? 27-28 की तो भाभी भी हो चुकी है। वो 8 साल की थी करम तब। मैं अभी मुश्किल से 22 साल का हूँ। लेकिन आपको मेरी शादी की जल्दी हो गई। तुम्हारी शादी तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ। कहाँ से लगता हूँ मैं 36 साल का? ज्यादा भी करवाओ तो करो तो 28 या 30 का लगता हूँ। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ इसका जवाब देना मुझे। करमशा, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। तुम दूर रहो इन मामला से। भाई जी प्लीज। इसने फिर से कोशिश की। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना करम। ये वादा इशारा था जो वो दे चुका था उसे जाने के लिए। वो चुपचाप बाहर निकल गया। इरम से टकराव हुआ तो बहुत कोशिश के बावजूद उससे कोई बात न कर सका और बाहर निकल गया। ऑफिस में सरबराही कुर्सी पर कबीर शाह बैठा काम करने में मसरूफ था जब हारिस अंदर दाखिल हुआ। सर, वो कुछ बात करनी है। सर, वो कुछ लड़कियों के वालिदैन उनको घर वापस आने पर कबूल नहीं करे। उनका कहना है कि वो सब बहुत पैसे लगाकर भेजी गई थी, अब खाली हाथ वापस आ गई है। हारिसन, जाहिल लोगों को कौन समझाए कि इनकी बेटियां सही सलामत इज्जत से घर वापस आ गई है। इस पर शुक्र कर दे, वरना तरस जाते उनकी शक्लें देखने को। मीटिंग अरेंज करो उनके साथ मेरी। सर, आपने जल्दी वापस भिजवा दी है लड़कियां। सरमत आगा को सब पता चल जाएगा। मैं चाहता हूँ हारिस कि अब उसको पता चल जाए और उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। और इसकी बेटी से तुम्हारी मुलाकात कब है? सर, कल शाम को। हारिस शर्मा कर बोला। ये ऑफिशियल डेट है तुम्हारी, कोई आशिकी माशुकी वाली नहीं। सर, वैसे मैं इतना भी बुरा नहीं कि एक लड़की को ना फंसा सकूं।
हारिस ने मिस्किन सी शक्ल बनाई जब कबीर शाह अपनी जगह से उठा था और हारिस गायब। बेवकूफ समझता है मुझे। सरमद आगा तय खाने में बैठा अपने खास आदमी से बात करने में मसरूफ था जब हाशिम अंदर दाखिल हुआ। बॉस, बड़ी पक्की खबर लेकर आया हूँ। मुझे यकीन था हाशिम तुम खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटते। सर, वो आज रात मलेर के रास्ते में अपने फार्म हाउस पर जाएगा और हमें उम्मीद रखनी चाहिए हमें आज रात अच्छा शिकार मिलेगा। हा 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 हा, दिल खुश कर दिया तुमने हाशिम। लेकिन मैं सबसे खास दोस्त हूँ, इस बात का ख्याल रखना। यस बॉस, कहता हूँ खुशी से बाहर निकल गया। यस जैकी, क्या माल पहुंच चुका है? ये कैसे हो सकता है कि माल अभी तक ना पहुंचे? वो परेशानी से सीधा हुआ था। हाँ, मैं पता करता हूँ। ये डील कहीं नहीं जानी चाहिए। मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जानता हूँ जैकी, तुम फिक्र मत करो। मैं जैसे भी हो माल तुम तक जरूर पहुंचाऊंगा। फोन बंद करता वो गुस्से से पागल हो उठा। शम्स, शनासाई सा वो चिल्लाया जबकि शम्स भागता हुआ अंदर आया। जी बॉस, जल्दी करो, पता करो, इस दफा ये माल हर हालत में जैकी के पास पहुंचना चाहिए। वो टेबल से चीजें उठाता नीचे फेंक चुका था जबकि शम्स बाहर निकल गया था। अगर इस दफा तुम मेरे रास्ते में आए कबीर शाह, तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, जला कर राख कर दूंगा तुम्हें। तुम अभी तक वाकिफ नहीं हो कि सरमद आगा क्या चीज है। तुमने दोस्त बनकर मुझे धोखा दिया है, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यस सर, कहता एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ। आओ मेरे हीरे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कबीर शाह की खबर मिली है, उसके घर में कौन कौन है, क्या क्या करता है। कहाँ कहा जाता है, वो कौन है जिसकी मुट्ठी में कबीर शाह की जान है। ओके बॉस, मैं जल्दी बताऊंगा, कहता वो बाहर निकल गया जबकि सरमद आगा जले पैर की बिल्ली की तरह तड़प रहा था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कबीर शाह। कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। क्या गाड़ियां तैयार है हारिस? सर, हम नहीं जा रहे, वो सुकून से बोला। जानता हो, ये बताओ गाड़ियां तैयार है? कहाँ जाने का इरादा है सर? हारिस ने मशकूक नजरों से उन्हें देखा। तुम्हें अकेले डेट पर कैसे जाने दे? तुम्हारा कोई एतबार नहीं है तो मैं तुम्हारी रखवाली के लिए साथ जा रहा हूँ। पिछले 5 महीने और 26 दिन लगाकर मैंने लड़की पटाई, अब जाकर मिलने के लिए राजी हुई, लेकिन नहीं बर्दाश्त हो रहा। हारिस, ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो गया तुम्हारा? ओके सर, कहता वो उठकर खड़ा हो गया और चले सर कहता बाहर निकल गया। होटल के रिजर्व टेबल पर बैठकर वो उसका इंतजार करने लगा जब वो सफेद शर्ट के साथ काली पैंट, पोनीटेल बनाए, साथ बड़ी बड़ी गोल बालियां कानों में पहने, जॉगर शूज में कोई हसीन परी ही लग रही थी। हेलो, क्या तुम आमिर हो? हारिस के पास आते ही उसने पूछा। तुम लीजा हो? यस, वो खुशी से बोली। जी मैं आमिर हूँ। हारिस तो अपना नाम बताते बताते रुका। जब लीजा बेबाकी से हारिस के गले लगी। तुम मुझे पसंद आए हो, कहती वो बहुत खुश लग रही थी जबकि हारिस के माथे पे पसीने की नन्हे नन्हे बूंदें चमक रही थी। उसने शर्मा कर कबीर शाह पसीना की तरफ साफ करते देखा वो तो वो हल्का मुस्कुराकर सा लीजा से मुस्कुरा। बात करने लगा। लीजा तो इससे मिलने के बाद काफी खुश नजर आ रही थी। खाना खाने के बाद वो जाने के लिए उठी जब हारिस ने लीजा से पूछा। यस माय लव, वो मुस्कुराई। मैं तुम्हें कैसा लगा हूँ? बहुत अच्छे, वो मुस्कुराई। क्या हम शादी करेंगे? ज्यादा जल्दी नहीं चल रहे तुम? इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता लीजा, हारिस मोहब्बत पाश लहजे में बोला। सच कहूँ आमिर, तो तुम भी मुझे अच्छे लगे हो। इन 6 माह में तुमने कभी मुझे किसी भी किस्म की कोई बुरी हरकत करने के लिए नहीं कहा। यकीनन मेरा इंतखाब बाबा को भी पसंद आएगा। मतलब तुम राजी हो? यस, वो मुस्कुराई जब हारिस ने उसे जोर से हक किया। शुक्रिया मेरी जान, कहते वो दोनों बाहर निकल गए जबकि कबीर शाह वहीं बैठकर हारिस का इंतजार करने लगा क्योंकि वो जो ड्रामे कर रहा था उसका भी तो हिसाब लेना था। बॉस, मैं आ जाऊं? हाँ हीरे, आ जाओ बॉस, ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कबीर शाह है। मुझे यकीन है हीरे, तुम जरूर कुछ अच्छा पता करके लाए होंगे। सर, सब कुछ लिखा है इसमें, आप देख ले, कहते वो बाहर निकल गए जबकि सरमद आगा ने जल्दी से फाइल खोली। जलाल शाह, हीना बेगम, अम्मा, अम्मा का इंतकाल। कबीर शाह मुंह बोला। भाई, जो कुछ अरसे से उसके साथ नजर आ रहा है, सरमद आगा से ली गई लड़की इरम, जो कि उनकी अम्मा की खिदमत करती थी और अब भी उसके साथ है। उनका निकाह मुंह बोले भाई से करवाया जा रहा है। अगले इतवार शाम 7 बजे तकरीब रखी गई है। एक अनजान लड़की जो कि मुंह बोले भाई के साथ आई है नवाबशाह से।
साथ वर्दा की बाकायदा तस्वीर मौजूद थी। वाओ ब्यूटीफुल। सरमद आगा ने मुस्कुराकर वर्दा की तस्वीर को देखा। कौन हो फेरी तुम? कबीर शाह के पास क्या कर रही हो? तुम्हें तो सरमद आगा के पास होना चाहिए। वो इस तस्वीर को देखता चला गया। जब उसने हीरे को दोबारा से अंदर बुलाया, यस बॉस, ये लड़की कौन है, वहां क्यों है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके बॉस कहता वो बाहर निकल गया, जबकि सरमद आगा की सोच दोबारा से वहीं आकर रुक गई। क्यों हो तुम वहां? क्या रिश्ता है तुमसे कबीर शाह का, या फिर तुम भी इसकी कोई रखेल हो? और वो लड़की तो वो अपने लिए लेकर गया था, फिर अपने मुंह भोले भाई से शादी? या फिर उसका दिल भर गया, अब उसे अपने एक किसी अजीज को नवाज रहा है? कबीर शाह का मुंह भोला भाई, कहीं ये हिना बेगम का बेटा तो नहीं? नहीं, अगर होता तो वो मुझे जरूर बताती, लेकिन ये अचानक कहाँ से आ गया? चलो हिना बेगम से ही पूछ लेते, कहता वो बाहर निकल गया। नीम बेहोश हाल हिना बेगम खुद से बेनियाज पड़ी थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, उसको देखते हिना उठकर बैठ गई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी जलील इंसान, वो चीखी। चटाक थप्पड़ पड़ने से ही हिना बेड पर औंधे मुंह गिर गई। खबरदार, जो तुमने आवाज भी निकाली, मैं नहीं आया तो तुम्हारे पीछे, तुम ही मर रही थी मेरे लिए। वैसे आज एक अहम बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं दूंगी कमीने। हाँ हाँ हाँ, तुम जितना कमीना नहीं हूं मैं हिना बेगम। मैं तुम्हें। चुप, एकदम चुप, उसने हिना का गला दबोच कर कहा। चुप। जब सांस की कमी की वजह से उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी, जब वो उसे जोर से छोड़ता सोफे पे जा बैठा। सुना है कबीर शाह अपने किसी मुंह बोले भाई को घर लेकर आया है, कहीं वो तुम्हारा बेटा तो नहीं? उसकी बात सुनते हिना बेगम सीधी हुई थी। काश मेरा बेटा आज जिंदा होता तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देता, वो नफरत से फुनकारी। शुक्र है मर गया, उसने डरने की खूब एक्टिंग की। कौन है वो, बताओ मुझे। हिना बेगम के बालों से दबोचते वो चिल्लाया तो उसकी चीख निकल गई। छोड़ो मुझे जलील इंसान, बहुत दर्द हो रहा है। इससे ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है, उस कबीर शाह की वजह से मेरा अरबों का नुकसान हो चुका है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो चिल्लाया। दर्द 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 हो रहा है, हिना बेगम रो पड़ी थी। अब तो बहुत सारे दर्द सहने हैं तुमने, अभी से ही बस हो गई? नहीं, मुझे ये सजा मत दो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। वो खौफ से चिल्लाते बोली, लेकिन वो इंसान नुमा जानवर कब किसी की सुनते हैं। भेज दो कस्टमर, कहता वो कोठी से निकलता चला गया। भाभी। हम्म, क्या बना रही हो? कीमा। अच्छा, फारिग होकर क्या करना है आपने? इरम ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं, आराम करूंगी। क्यों? मुझे कुछ लेना है मार्केट से, तो चले? अच्छा, तुम पूछ लो अपने भाई जी से। ओके, मैं पूछ कर आती हूँ, कहती वो बाहर निकल गई, जबकि वरदा जल्दी जल्दी से अपना सारा काम समेटने लगी। 3 बजे के करीब वो दोनों मार्केट के लिए निकल गई। आज करम शाह उनके साथ नहीं था, लेकिन कबीर शाह के कहने पे वो गार्ड्स के साथ थी। मॉल में घूमते उन्हें वो जो जो पसंद आया वो ले रही थी। जब इरम ने कहा, भाभी आप भी अपने लिए कुछ लेना। नहीं इरम, मैं कुछ नहीं लूंगी, तुम भी जल्दी करो, मुझे ना अजीब सा डर लग रहा है। किस बात का डर इरम? जब से हम मॉल आए हैं एक आदमी हमारे पीछे ही है, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। कौन? वो पीछे सिया सूट में। अच्छा, मैं भाई जी को बताऊं? नहीं, परेशान नहीं होगा, वो गार्ड्स के तो साथ ही है, लेकिन जल्दी करो। अच्छा, कहती वो सामान पैक कराने लगी। वर्दा ने पूरा नोट किया था, वो आदमी बाहर गाड़ी तक उनका पीछा की आया था और फिर कार्ड्स को देखते वापस मुड़ गया था। घर आकर उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने इसके बाद कौन सा बाहर जाना था। खाने के मेज पर वो चारों मौजूद थे। जब कबीर शाह बोला, करम मैंने सब कुछ देख लिया है, बाहर लॉन में ही तकरीब होंगी, और मैं बिजनेस सर्कल में ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो। उसकी क्या जरूरत है भाई जी? है जरूरत, बिल्कुल है, लेकिन अब तुम्हें और भी ज्यादा मुतहत रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे दुश्मन कमजोर नहीं है, हम भी कमजोर नहीं है भाई जी, आप फिक्र ना करें। अरे, तुम्हारी सारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई? जी भाई जी, वो शर्मा कर बोली। ठीक है, बाकी सब तहमीना देख लेंगी, कहता वो कमरे में चला गया, जबकि वर्दा को अपना आप बहुत हकीर लगा था उस वक्त। क्या वो इतनी गैर रहम है कि वो उसके बारे में भी बात ना करे? आंखों में आंसू उसने बेदर्दी से रगड़ दिए जब कमरे में चली गई थी।
कबीर शाह की बेरुखी उसे तकलीफ देने लगी थी, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ ये पता चल जाने से कि कबीर शाह मेरे छोटे साहब है, मैं उनसे मोहब्बत करने लगूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कबीर शाह से कभी मोहब्बत नहीं करूंगी। पागल हो तुम लड़की, उसके दिल ने कहा। मोहब्बत छोड़, तुम्हें तो इश्क हो गया उससे। वो अच्छा इंसान नहीं, कितना रुलाया है मुझे, थप्पड़ मारे बगैर पूछे, मुझसे पूछे कि मैं वहां क्यों आई हूँ। उसने खुद को उसे कहा। तो क्या वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था वो मेरी हिफाजत। वो खुदगर्ज इंसान है। अब बस बहुत हो गया, मैं अब यहाँ और नहीं रहूंगी, उसने पक्का इरादा करते हुए कहा। लेकिन वो एक दफा फिर से ये भूल गई थी कि जरूरी नहीं कि उसका टकराव हर दफा करमशाह जैसे इंसान से हो। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ताराबाई चिल्लाई जब एक आदमी ने उसके सर पर बंदूक रखकर थप्पड़ रसीद किया उसके मुंह पर। और फिर देखते ही देखते उन्होंने लड़कियों को मारना शुरू किया। ताराबाई चिल्लाई, लेकिन वो लोग पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने देखते ही देखते जितनी लड़कियां मौजूद थी सबको मार दिया। और फिर बारी आई ताराबाई की। नहीं, मुझे मत मारना, वो गिड़गिड़ाते हुए बोली। जब एक ने आगे बढ़ते उसको बालों से पकड़ लिया। मेरा नाम अम्मार है। जिस आईजी को लावारिस समझकर मार डाला था, तुमने उसी का बदला लिया है तुमसे। लेकिन तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हें तो तड़पा तड़पा कर मारना है हमने। ताराबाई की दोनों टांगें उसने गोलियों से छलनी कर दी। सारी जिंदगी चल नहीं पाओगी तुम ताराबाई। सड़कों पे भीख मांगना मंगवाई तो मेरा नाम बदल लेना। वो अपने बंदे से बोला, एक किसी सरकारी अस्पताल में ले जाओ और बोल दे काट दे इसकी टांगे। ताराबाई तो कब से बेहोश पड़ी थी। वो सब काम करते जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए, जबकि ताराबाई को उन्होंने एक सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया था। बॉस, मुझे नहीं लगता कबीर शाह आपके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है, जबकि उसका खुद का कभी करोड़ों का नुकसान हो चुका है। वो बहुत परेशान है। शम्स, नहीं, कुछ तो ऐसा है जिससे मैं वाकिफ नहीं। आज मेरी मीटिंग अरेंज करो कबीर शाह से। मैं बहुत कुछ समझ रहा हूँ, बाकी मिलकर बात करता हूँ उससे। बॉस, नई लड़कियां पहुंच गई है बंगले में। हाँ हाँ, उनका ख्याल रखो अच्छे से। आज शाम में मिलता हूँ उन सबसे। कबीर शाह के ऑफिस में दाखिल होते वो चेहरे पर मस्नवी खुशी सजा चुका था। कबीर शाह सरमत आगा को देखते फौरन से अपनी कुर्सी से उठता उसकी तरफ बढ़ा था। आगे आगा जी, आपने क्यों जहमत की, मुझे बुला लिया होता। वो उसके गले मिलते बोला। अरे शाह जी, क्यों बेगाना करते हैं आप? आए हम आए, एक ही बात है, क्यों है ना? जी जी आगा जी, एक ही बात है। कबीर शाह के ऑफिस का जायजा लेते वो कुछ तलाश करने की कोशिश में था। आए बैठे। कबीर शाह उसे सोफों की तरफ ले गया था। सेक्रेटरी को कॉल करते वो किसी को भी अंदर आने से मना कर चुका था। पर तकल्लुफ चाय पीते वो सरमद आगा से शिकवा कर गया। आगा जी, आपने कहा था कि काम पक्का है, लेकिन एक भी दफा माल ठिकाने पर नहीं पहुंचा पाए। मेरा करोड़ों का नुकसान हो चुका है, आप कुछ करते क्यों नहीं? शाहजी, सच पूछो तो यही बात करने आया हूं मैं खुद बहुत परेशान हूं कि कौन है वो शख्स जो हमारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। मैं जल्द पता लगवा लूंगा, उसको भयानक अंजाम से दो चार करूंगा। आप फिक्र ना करें, मैं आइंदा खुद सारे मामला की तहकीकात करूंगा। ये क्या बात हुई आगा जी? मैं परेशान हूँ बहुत। समझने की कोशिश करें। क्या करना चाहिए हमें, आप ही बता दे। अगले माल के साथ हम दोनों भी साथ चलेंगे, जब तक सब कुछ ठीक से हो नहीं जाता। मुझे लगता है हम दोनों को साथ जाना चाहिए। क्या मतलब शाह जी, साथ? तो हम खुद निगरानी करेंगे सारे माल की और माल की, सारे काम की और माल की। बल्कि आप ऐसा करें, माल डील कर दे, हम खुद साथ होंगे तो कोई खतरा भी नहीं होगा। शाहजी, मैं तो कभी नहीं गया साथ। सरमत खागा ने परेशान हो चुका था। यही तो वजह है कि उन्हें मालूम है आप साथ नहीं, लेकिन इस दफा हम ऐसा नहीं होने देंगे। बात तो आपकी ठीक है शाहजी, इस तरह तो नुकसान पूरा हो सकता है। बिल्कुल आगा जी, अब समझे है ना आप मेरी बात? मैं आज ही आगा दुर्रानी से बात करता हूँ, उसके पास जो भी माल है भेज दे। वाह आगा जी, खुश कर दिया। ऐसी खुशी में मिठाई खाई। उसने गुलाब जामुन की तरफ इशारा किया तो आगा ने मुस्कुरा के ले लिया। रंग उड़ा उड़ा सा लग रहा था उसका। इतने में करमशाह अंदर दाखिल हुआ। ओ सॉरी भाई जी, मैं बात। अरे नहीं, कबीर शाह उसकी बात काट कर बोला। इधर आओ, मिलो इनसे। ये सरमद आगा है, जिसे तुम मेरे छोटे भाई हो। इसी तरह सरमद आगा मेरे बड़े भाई हैं। करम शाह सरमद आगा के गले मिलते मुस्कुराया। बहुत जिक्र जिक्र सुना है भाई जी से आपका।
आज मिलकर खुशी हुई। शाह जी, ये यूं अचानक बैठे बिठाए आपका जवान भाई कहाँ से आ गया, कुछ बताए? हाँ 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 आगा जी, ये सवाल तो सब कर रहे हैं। मेरी वालिदा जन्म देते ही फोत हो गई थी, तो करम शाह को नाना के पास भेज दिया था गांव। वही रहा है। और फिर हिना बेगम से तो वाकिफ ही है ना। कबीर शाह ने चोट लगाई तो सरमद आगा के रंग भी फर्क हुआ था। जी जी जी, एक आध मुलाकात हुई थी भाभी से शाहजी के साथ। जी जी, बस सौतेली माँ जैसा सुलूक कोई सह सकता है, कोई नहीं, तो इसलिए अभी ही वापस लेकर आया हूँ। जी जी शाह जी, सुना है कि आप पार्टी अरेंज कर रहे हैं, करम शाह को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराने के वाले हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने आगा जी, कल शाम में होती है आपसे मुलाकात सीयू पर। बहुत खूब, तो इजाजत दे, कल मिलते हैं। आगा जी श्योर, कहता हुआ उनके साथ दरवाजे तक आया। बगलगिर होते वो बाहर निकल गया, जबकि कबीर शाह और करम शाह के सामने आ बैठा। उस पर नजर रखो करम, उसका यूं ऑफिस आना ठीक नहीं, कल पार्टी में इसके हर बंदे पर खास नजर हो हमारी। जी भाई जी, कहता हुआ ऑफिस से चला गया। शाम में कबीर शाह जल्दी घर आया था। इरादा तो कुछ देर स्टडी में बैठकर मामला देखने का था। वो अपने कमरे से फ्रेश होता बाहर निकला। गैर मामूली र- खामोशी वो रुका। रज्जो, रज्जो। जी साहब। मैम किधर है? साहब कौन सी मैम? आपकी मैम, ये छोटी मैम। इरम को तो तुम इरम बाजी कहती हो ना? जी साहब, रज्जो ने मुस्कुरा कर कहा। तो कौन है मैम? वरदा मैम, रज्जो ने कहा। तो कहाँ है तुम्हारी मैम? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? इस बात का क्या मतलब? आप ना बहुत जालिम हो रज्जो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जी साहब ठीक है, लेकिन मैम नहीं ठीक। क्या हुआ है? वो जल्दी से बोला। पता नहीं साहब, बुखार तो कल से, रो भी बहुत रही थी, लेकिन अभी तो यूं लग रहा है जैसे बेहोश हो। मुझे तो कोई। अच्छा अच्छा, बोलना बंद करो और जाकर सूप बनाओ मैम के लिए, मैं देखता हूँ, वो कहता बेधड़क वर्दा के कमरे के दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अंदर का मंजर देखते तो वो साकिन ही हो गया था। शदीद शर्मिंदगी हो रही थी। वो ना तो वापस जा सकता था, ना ही रुक सकता था। वर्दा, जो काफी दिन से वो ड्रेस पहनकर चेक नहीं कर रही थी इरम के मजबूर करने पर, अभी अभी पहनकर बाहर निकली थी, जबकि अभी सेट नहीं किया था। डोरिया खुली हुई थी, दुपट्टा तो पता नहीं किधर था। लेकिन वो ऐसा लिबास नहीं था कि उसके जिस्म की नुमाइश हो। बहुत खूबसूरती से बनाया गया मुकम्मल लिबास था। वर्दा ने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर कबीर शाह को घूरा घूरा था, जो बिना नोक किए सीधा अंदर घुसा था। फिर इरम भी मौजूद थी। मैं चलती हूँ, कहते इरम गायब हो चुकी थी, जबकि वर्दा तो पूरे कमरे में दुपट्टा तलाश कर रही थी। जब ही उसने वापस वॉशरूम में घुसने का इरादा किया, और इससे पहले कि वो इस पर अमल दरामद करती, कबीर शाह उस तक पहुंच चुका था। वो नहीं जानता था उसके लिबास में इतनी खूबसूरत लगेंगी। कबीर शाह बेखुद होती हालत उसे वर्दा के करीब ले गई थी। वो उसे कंधों से पकड़े बस एकटक देखे जा रहा था। जब उसे अंदर भीज गया, बहुत हसीन लग रही हो मेरी जान, उसके लबों पर अंगूठा फेरता वो गंभीर आवाज में बोला था। फिर वो वर्दा को अपने साथ हवाओं में उड़ा ले गया। उसके लब जा बजा अपना लम्स छोड़ रहे थे। जब कबीर शाह बोला, तो मेरी हो लिटिल गर्ल, सिर्फ कबीर शाह की, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं इश्क करता हूँ तुमसे, इश्क। वो बोलता जा रहा था जब वर्दा ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। क्यों कर रही है ये वो? उसके लबों पर झुकते हुए आहिस्ता से बोला। वर्दा तो अब वाकई घबरा गई थी। उस शख्स का गुस्सा ऐसे कैसे दूर हो गया जब वो उसे जोर जोर से अब पीछे करने लगी। कबीर शाह तो किसी ट्रांस की कैफियत में था जब वर्दा का हाथ लगने से वो दूर हुआ। सॉरी, गलती से लग गया। जबकि कबीर शाह तो बस गुस्से से बाहर निकलता चला गया। और वो वर्दा तो परेशान से वहीं खड़ी सोचती रहेगी कि हुआ क्या है इसके साथ। हाथ तो जोर जोर से भी नहीं लगा। फिर मोटे मोटे आंसू बहाती वॉशरूम में घुस गई। नहीं कर सकते मुझे माफ, तो क्यों आए थे यहाँ? वो सोफे में बैठकर हंस बस सोचती चली गई। कबीर शाह तो रूम में ही वापस आ गया था। उसको तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि वर्दा को यूं देखकर खुद पर जब्त जब्त क्यों नहीं रख सका। वो अब कैसे बहक सकता हो? वो पानी पीने पीते कुर्सी पर बैठ गया। पता नहीं क्या सोच रही होंगी। पहले ही बहुत अच्छे अच्छे अलकाबा से नवाजा है मुझे। दिल पर हाथ मारते वो बोला, अबे तू रुक जा, तूने कौन सी मैराथन में हिस्सा ले लिया है?
वो कुर्सी पर बैठा फिर से खड़ा हो गया। बीवी है मेरी, जो मर्जी समझे, अब कशिश तो होंगी। नहीं, ऐसे कैसे वो समझेंगी, मैं मर रहा हूं उसके लिए। वो फिर से बैठ गया। वो उसके पास आकर बोला, किसी ने भी नहीं। वो रज्जो एहतराम से बोली। जब कबीर शाह ने अपनी कीमती रिवॉल्वर निकाल के रज्जो के सामने साफ किया उंगली से। यकीन करे साहब, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक की कसम, मेरा कोई कसूर नहीं। वो तो छोटे साहब ने बोला था, जैसे ही बड़े साहब घर आए उन्हें ये सब बोलना है। अच्छा, और क्या क्या बोला था? कुछ नहीं जी, बस यही कि बाकी वो खुद नजर रख रहे हैं। रज्जो ने इंतहा की मासूम बनते कहा। क्या? न न नजर? जी साहब, मैं जाऊं? आइंदा अगर करम की बातों में आकर कुछ किया तो सीधा अम्मा के पास पहुंचा दूंगा, याद रखना। ओके साहब। क्या ओके? नहीं करती साहब, अब बस करे डराना, कोई कमजोर दिल भी तो होता है। जब रज्जो की बात पर कबीर शाह मुस्कुरा दिया, जाओ। और रज्जो साहिबा गायब। करम के घर आते खाना लग चुका था, लेकिन वो दोनों ही मौजूद नहीं थे। भाई जी और भाभी जी कहाँ हैं? करम शाह ने पूछा। छोटे साहब, वो दोनों एक दूसरे से छुप रहे हैं। तो काम हो गया? पता नहीं जी, दरवाजा बंद था। रज्जो ने मासूमियत से कहा। हद हो गई जो रज्जो, कुछ भी बोल देती हो। करमशाह ने शर्मिंदगी से कहा। साहब, आपको ना अल्लाह का वास्ता, मुझे आइंदा ऐसा करने की को नहीं कहना। बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। बड़े साहब ने गोली मार देनी थी अगर सब सच ना बताती। करमशाह के मुंह से पानी शतरमुर्ग करता बाहर निकला जब इरम ने घबराकर उसे देखा। क्या कह रही हो? सब बता दिया? जी छोटे भाई, अब खाने के बाद आपकी पेशी है तो हाजिर हो बड़े साहब के कमरे में। रज्जो कहती किचन में चली गई थी, जबकि करमशाह तो बस परेशानी से सोचता ही रह गया कि अब क्या करे। खाने के बाद वो जल्दी सोने कमरे में चला गया। अब शेर के मुंह में हाथ कौन देता है, लेकिन कभी कभी शेर खुद चलकर आ जाता है। कबीर शाह खुद करम शाह के कमरे में पहुंच चुका था। भाई जी, अब खैरियत? करम शाह ने तो बेड से छलांग लगाता हाजिर हो गया। कल पार्टी बहुत खास है, तो अच्छी तैयारी करना। घर जल्दी आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। और कुछ चाहिए तो बताओ। न न नहीं भाई जी, कुछ नहीं। मैं चलता हूँ, कहता हूँ जाने लगा, फिर ये सोचकर बोला, ये चीप हरकतें बंद कर दो वरना बुरी तरह पीटूंगी। समझ गए? जी समझ गया। गुड, कहता वो बाहर निकल गया, जबकि करमशाह ने बड़ी सी सांस खारिज बाहर निकालकर खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। पार्टी अपने उरूज पर थी। कबीर शाह ने जलाल शाह के साथ मिलकर काम करने वाले सभी लोगों को बुलाया था, जिनमें सरमद आगा भी शामिल थे। कबीर शाह ने सिक्योरिटी कैमरे बदलवा कर जदीद टेक्नोलॉजी के नस्ब करवा दिए थे। वो सरगोशी में भी किए गए बात हिलते होठों को अपने करीब से देख सकता था। उसे एक एक लफ्ज समझ में आई, जैसे वो उससे बात कर रहा है। सरमद आगा की मुलाकात जिस जिस शख्स से हो रही थी, खास तौर पर मॉनिटर की जा रही थी। माइक से कबीर शाह की आवाज उभरी। मेरे आने वाले अजीज और काबिल एहतराम दोस्तों, आज इस पार्टी का एक खास मकसद है। मैं आप सबको अपने छोटे भाई, जो मुझे बच्चों की तरह अजीज है, उनसे मिलवाना है चाहता हूँ, जो अब इस बिजनेस का मालिक है। प्लीज वेलकम करम जलाल शाह। हॉल तालियों से गूंज उठा जब स्पॉटलाइट करम शाह पर आके पड़ी। वो चलता चलता कबीर शाह के पास आया और बहुत ही एहतराम से उसका हाथ चूमा और फिर माइक में बोलना शुरू किया। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई जी की वजह से हूँ। मेरे लिए मेरी मामा, मेरे बाबा, मेरे दोस्त, सब कुछ मेरे भाई है। इतने में सरमद आका को कोई कॉल आने लगी और वो बाहर निकल गया। इस बिजनेस पे सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई जी का हक है। वो प्यार से कबीर शाह को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उनकी जिद के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उनकी कही छोटी से छोटी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आई लव यू कबीर शाह। आई लव यू मेरे भाई जी, आई लव यू। उसके साथ ही हॉल एक दफा फिर से तालियों की गूंज उठा और कबीर शाह ने करम शाह को गले लगाकर कहा, आई लव यू टू मेरे बच्चे। आंखों में आई नमी वो साफ करते मुस्कुराया, भाई जी आंसू खुशी के है करम। आज तो मेरी मोहब्बत का, मेरी मेहनत का, मेरी रियाजतों का फल मेरे पास है और वो तुम हो।
फिर सभी खाना खाने में मसरूफ हो गए। सरमद आगा ने मुस्कुराकर करम के कंधे पे हाथ रखकर उसे मुबारकबाद दी और साथ डायमंड वॉच जिसकी जिसकी मालियत करोड़ों में थी। कबीर शाह के कहने पर उसने वो घड़ी रख ली और शुक्रिया बोलता बाकी सबसे मिलने लगा। कबीर शाह ने हर एक को उसके साथ मिलवाया, उसके मुतालिक सब कुछ बताया था ताकि वो अच्छे से सब समझ सके। वो इन दोनों ने स्टेज का रुख किया जहां उनके लिए म्यूजिक का इंतजाम किया गया था। वो दोनों इस तरह से खड़े हुए कि पीछे कबीर शाह था तो आगे चेहरे के दाएं तरफ करम शाह अपना चेहरा उसके कंधे से टिकाए हुए थे। गाना बजना शुरू हुआ तो इन दोनों ने मूवमेंट शुरू की। करम शाह ने कबीर शाह की तरफ देखते बोलना शुरू किया, वे मी वे मैं जीनी वारी दुनिया ते आवारा तेरा वर्गा यार ही पावा, दे मैं जेनी वारी दुनिया ते आवा तेरा वर्गा यार ही पावा। मेरा भाई मेरा यार मेरी जान तू तेरे पीछे कैसे तू भी लड़ जावा, बस तू ही मेरा यार बस तू ही मेरा प्यार तेरे होता वारी दुनिया में सारी। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी तेरी यारी 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 मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी। ओए वो दोनों एक दूसरे का बाजू बने, बस कभी बाजू फैलाते तो कभी नीचे से ऊपर करते। वहां मौजूद सभी लोगों ने ये मंजर बड़ी खुशी से देखा जब सरमद आगा स्टेज पर चढ़ा। उसके हाथ में हजार हजार रुपए की नोटों की गड्डियां थी जो वो दोनों भाइयों के ऊपर से वार कर उड़ा रहा था जैसे सबसे ज्यादा वही खुश है। आखिर में दोनों भाई स्टेज पर गले मिले तो हॉल तालियों के साथ सीटियों और नारों से भी गूंज उठा। वाकई भाई भाइयों के बाजू होते हैं। कबीर शाह को जो आज हो रहा था वो जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। कबीर साहब यकीन करें आप दोनों मिलकर ये बिजनेस दिनों में आसमान की बुलंदियों पर ले जाएंगे। सिराज साहब ने कहा, लेकिन जलाल साहब तो हमेशा आपसे नाराज ही नजर आते थे, क्या वजह है? सिराज साहब असल में ये सारा बिजनेस और रुपए पैसा हमारे नाना का है, लेकिन मामा के बाद हम कट से गए बाबा से तो कभी मौका ही नहीं मिल सका। वैसे भी घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, आपको पता ही है। ये तो ठीक कहा आपने। खुशगवार माहौल में बहुत ही अच्छी बिजनेस पार्टी का इख्तिताम पजीर हुई तो करम शाह बस मुस्कुराकर कबीर शाह को देखता और फिर से नीचे मुंह नीचे कर लेता। तो बस आज इतना ही। आगे कल मिलते हैं। अ, तुम खुश रहे, खुशियां बांटे और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।